नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 28। और चैप्टर नंबर 28 का आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, 3 या 4 होगा, एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका मनसबदारी प्रथा और सेना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी पद्धति और सेना के बारे में। और आज हम जहांगीर तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर की मनसबदारी पद्धति के अधीन प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था। और सबसे निचला दर्जा 10 का था और सबसे ऊपर का दर्जा 500 का था, जो सरदारों अमीरों के वर्ग के लिए था। तो अकबर की मनसबदारी पद्धति के अधीन प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था और सबसे निचला दर्जा 10 का था और सबसे ऊपर का दर्जा 500 का था, जो सरदारों अमीरों के वर्ग के लिए था। अकबर के अंतिम शासनकाल में 5 हजारी मनसब को बढ़ाकर 7 हजारी बना दिया गया। तो अकबर के अंतिम शासनकाल में 5 हजारी मनसब को बढ़ाकर 7 हजारी बना दिया गया तथा मिर्जा अजीज खोखा तथा राजा मान सिंह इन 2 सरदारों को इस उच्चतम मनसब से सम्मानित किया गया। तो अकबर के अंतिम शासनकाल में 5 हजारी मनसब को बढ़ाकर 7 हजारी बना दिया गया तथा मिर्जा अजीज खोखा तथा राजा मान सिंह इन 2 सरदारों को इस उच्चतम मनसब से सम्मानित किया गया। ये दर्जे समान रूप से 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे, जात और सवार। जात का अर्थ था व्यक्तिगत, अर्थात इससे व्यक्तिगत दर्जा निर्धारित होता था तथा वेतन तय होता था। सवार दर्जा सूचित करता था कि उससे कितने सवार रखना अपेक्षित था। तो ये दर्जे समान रूप से 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे, जात और सवार। जात का अर्थ था व्यक्तिगत, अर्थात इससे व्यक्तिगत दर्जा निर्धारित होता था तथा वेतन तय होता था। सवार दर्जा सूचित करता था कि उससे कितना सवार रखना अपेक्षित है। सिपाहियों की एक विवरणिका चेहरा रखी जाती थी तथा उसके घोड़े को शाही निशान से दाग दिया जाता था, जिसे दाग प्रणाली कहते थे। मनसबदारी प्रथा का मूल चंगेज खान की व्यवस्था में देखा जा सकता है, जिसने अपनी सेना का संगठन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया था। अकबर ने इसका आरंभ अपने शासनकाल के 19वें वर्ष 1577 में उस समय किया था, जब उसने अपनी भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था तथा जात व सवार नामक प्रणालियां शुरू की थी। तो अकबर ने इसका आरंभ अपने शासनकाल के 19वें वर्ष 1577 में उस समय किया था, जब उसने अपनी भूमि राज्य व्यवस्था में सुधार किया था तथा जात व सवार नामक प्रणालियां शुरू की थी। 500 जात से नीचे के दर्जे वाले लोग मनसबदार। तो 500 जात से नीचे वाले दर्जे के लोग मनसबदार, 500 से लेकर 2500 तक की जात वाले लोग अमीर और 2500 से ऊपर की जात वाले लोग अमीर उम्दा या आजम कहलाते थे। ठीक है, तो 500 जात से नीचे के दर्जे वाले लोग मनसबदार और 500 से लेकर 2500 तक की जात वाले लोग अमीर और 2500 से ऊपर की जात वाले लोग अमीर ये उम्दा ये आजम कहलाते थे। अकबर के नवरत्न हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, पहले नीचे देखते हैं। तो मनसबदार से यह आशा की जाती थी कि अपने वेतन में से वह निर्धारित संख्या में रखे जाने वाले घोड़ों, हाथियों और भारवाही पशुओं, ऊँटों, खच्चरों, गाड़ियों आदि पर होने वाले व्यय भी पूरा करेंगे। तो मनसबदार से यह आशा की जाती थी कि अपने वेतन में से वह निर्धारित संख्या में रखे जाने वाले घोड़ों, हाथियों और भारवाही पशुओं, ऊँटों, खच्चरों, गाड़ियों आदि पर होने वाले व्यय भी पूरा करेंगे। 5 हजारी मनसबदार को 340 घोड़े, 100 हाथी, 400 ऊँट, 100 खच्चर और 160 गाड़ियाँ रखनी पड़ती थी। तो 5 हजारी मनसबदार को 340 घोड़े, 100 हाथी, 400 ऊँट, 100 खच्चर और 160 गाड़ियाँ रखनी पड़ती थी। मनसबदारों को अच्छे वेतन दिए जाते थे। 5 हजारी मनसबदार को मासिक 30,000 रुपये, 3,000 मनसबदारी को 17,000 रुपये और 1,000 मनसबदारी को 8,200 रुपये दिए जाते थे। तो मनसबदारों को अच्छे वेतन दिए जाते थे। 5 हजारी मनसबदार को मासिक 30,000 रुपये, 3,000 मनसबदारी को 17,000 रुपये और 1 हजारी मनसबदारी को 8,200 रुपये दिए जाते थे। स्थानीय सरकार का संगठन। तो स्थानीय सरकार का संगठन कैसा था? तो स्थानीय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो स्थानीय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया। परगने और सरकारें पूर्ववत स्थायी रही। सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमल गुजार होते थे। तो स्थानीय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया और परगने और सरकारें पूर्ववत स्थायी रही। सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमल गुजार होते थे। ठीक है, फौजदार शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता था तथा अमल गुजार का काम भू राजस्व निर्धारित करना और उसे वसूल करना होता था।
तो फौजदार शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता था तथा अमल गुजार का काम भू राजस्व निर्धारित करना एवं उसे वसूल करना होता था। ठीक है। साम्राज्य के प्रदेश जागीर, खालिसा और इनाम में विभाजित थे। तो आपके जो है साम्राज्य के प्रदेश जागीर, खालिसा और इनाम में विभाजित थे। खालिसा गांवों की आय सीधे शाही खजाने में जाती थी। तो खालिसा गांवों की आय सीधे शाही खजाने में जाती थी। इनाम भूमि वह होती थी जो विद्वानों और धर्मात्मज्ञों को आवंटित की जाती थी। तो खालिसा गांव की आय सीधे शाही खजाने में जाती थी। इनाम भूमि वह होती थी जो विद्वानों और धर्मात्मज्ञों की आवंटित की जाती थी। अमल गुजारों से सामान्य तौर पर सभी प्रकार की जोतों पर निगरानी रखने की आशा की जाती थी। अमल गुजारों से सामान्य तौर पर सभी प्रकार की जोतों पर निगरानी रखने की आशा की जाती थी और उसकी केंद्रीय शासन प्रणाली दिल्ली सल्तनत के काल में विकसित शासन संरचना पर आधारित थी। सैनिक विभाग का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। तो सैनिक विभाग का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था और सरदारों के संगठन का प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता था। तो सरदारों के संगठन का प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता था। साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रधान मीर बख्शी होता था। तो साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रधान मीर बख्शी होता था। खुफिया अधिकारी बरीद और सूचना अधिकारी वाक्या निविश साम्राज्य के सभी हिस्सों में तैनात किए जाते थे। तो खुफिया अधिकारी बरीद और सूचना अधिकारी वाक्या निविश साम्राज्य के सभी हिस्सों में तैनात किए जाते थे। दीवान और मीर बख्शी लगभग एक दूसरे के समकक्ष होते थे और एक दूसरे पर अंकुश रखने का काम करते थे। तो दीवान और मीर बख्शी लगभग एक दूसरे के समकक्ष होते थे और एक दूसरे पर अंकुश रखने का काम करते थे। पदाधिकारी मीर समा। तो पदाधिकारी मीर समा सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। तो पदाधिकारी मीर समा सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। यह हरम की जरूरतों को भी सभी सामग्रियों का इकट्ठा करता था और उसकी व्यवस्था करता था। तो आपका पदाधिकारी मीर समा सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। यह हरम की जरूरतों की सभी सामग्रियों का इकट्ठा करता था और उसकी व्यवस्था करता था। अत्यधिक वस्तुएं सामान शाही कार्यशालाओं की देखरेख में बनाई जाती थी जिन्हें कारखाना कहते थे। राज दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों का नियंत्रण। तो राज दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों का नियंत्रण आदि इसी अधिकारी की देखरेख में हुआ करता था। तो आपका जो पढ़े हमने मीर समा के देखरेख में होता था। तो राज दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों का नियंत्रण आदि इसी अधिकारी की देखरेख में हुआ करता था। ठीक है। तो मीर समा के न्याय विभाग का प्रधान। तो न्याय विभाग का प्रधान आला काजी होता था। यह दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों सुनता था और इसकी सहायता के लिए मुफ्ती होता था। तो आपका जो है न्याय विभाग का प्रधान आला काजी होता था। यह दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे सुनता था और इसकी सहायता के लिए मुफ्ती होता था। ठीक है। 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया तथा जो निम्नलिखित है। तो 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया था जो निम्नलिखित थे। पहला आपका बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल। ठीक है। तो आपका पाकिस्तान में कौन था? तो मुल्तान, काबुल, लाहौर। इसका अजमेर, मालवा, गुजरात। ये आपका पश्चिम साइड में था, अजमेर, मालवा, गुजरात। और प्रत्येक सूबे में एक सूबेदार, दीवान, बख्शी और उसके बाद सदर काजी और वाकिया नबीस नियुक्त कर दिया गया था। तो प्रत्येक सूबे में एक सूबेदार, दीवान, बख्शी, सदर काजी और वाकिया नबीस नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है। इधर आपका बंगाल, बिहार, यूपी, अवध यूपी में आ गया, आगरा यूपी में। तो 3 क्षेत्र यूपी का था। तो इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली आपका। ठीक है। लाहौर, मुल्तान, काबुल पाकिस्तान में, अजमेर, मालवा राजस्थान में और गुजरात आपका गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है राजपूतों से संबंध कैसा था। तो अकबर के सिंहासन में बैठते ही एक मिनट। तो अकबर के सिंहासन में बैठते ही आमिर का कचवाहा वंशीय शासक भारमल उसके दरबार में आया था। तो अकबर के सिंहासन में बैठते ही आमिर का कचवाहा वंशीय शासक भारमल उसके दरबार में आया था। भारमल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया
और अपनी छोटी पुत्री हरखाबाई जोधाबाई का विवाह अकबर से करके उसके साथ अपनी संधि को सुदृढ़ किया था। ठीक है, तो अकबर के सिंहासन में बैठते ही आमिर का कछवाहा वंशीय शासक बहरमाल उसके दरबार में आया था। बहरमाल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और अपनी छोटी पुत्री हरखाबाई, जिसका जोधाबाई भी बोलते थे, का विवाह अकबर से करके उसके साथ अपनी संधि को सुदृढ़ किया था। अकबर की राजपूत नीति के साथ उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का सुखद संयोग था। 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने तीर्थ कर इससे पहले 1562 में समाप्त कर दिया था। इसी प्रकार युद्ध बंदियों को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का चलन को भी समाप्त कर दिया था। जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मेवाड़ एकमात्र राज्य था जो मुगल प्रभुसत्ता स्वीकार न करने की जीत पर आया हुआ था। तो जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मेवाड़ एकमात्र राज्य था जो मुगल प्रभुसत्ता स्वीकार न करने की जीत पर अड़ा था। उदयपुर और पहाड़ी क्षेत्रों में मेवाड़ के बृहत्तर भाग महाराणा प्रताप के नियंत्रण में थे। उदयपुर और पहाड़ी क्षेत्रों में मेवाड़ के बृहत्तर भाग महाराणा प्रताप के नियंत्रण में थे। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। तो उदयपुर और पहाड़ी क्षेत्रों में मेवाड़ के बृहत्तर भाग पर महाराणा प्रताप के नियंत्रण में थे। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। अकबर ने एक के बाद एक कई दूत मंडल भेजकर महाराणा प्रताप को इस बात पर सहमत कराने की कोशिश की कि वह मुगल प्रभुसत्ता को स्वीकार कर ले। अकबर ने उसे जो शाही पोशाक भेजी थी उसे महाराणा प्रताप ने धारण कर लिया था। ठीक है, तो उदयपुर और पहाड़ी क्षेत्रों में मेवाड़ के बृहत्तर भाग महाराणा प्रताप के नियंत्रण में थे। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। अकबर ने एक के बाद एक कई दूत मंडल भेजकर महाराणा प्रताप को इस बात पर सहमत करने की कोशिश की कि वह मुगल प्रभुत्ता को जो सत्ता को स्वीकार कर ले। अकबर ने उसे जो शाही पोशाक भेजी थी उसे महाराणा प्रताप ने धारण कर लिया था। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को अकबर के प्रति व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने और उसकी सेवा स्वीकार करने लेने के लिए भगवान दास के साथ दरबार में भेजा था। तो महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को अकबर के प्रति व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने और उसकी सेवा स्वीकार कर लेने के लिए भगवान दास के साथ जो दरबार में भेजा था। राणा प्रताप अकबर का यह आग्रह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शहंशाह के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे। 1576 ईस्वी के आरंभ में अकबर अजमेर पहुंचा और मान सिंह को 5000 की एक सेना लेकर राणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए दायित्व को सौंपा। तो 1576 ईस्वी के आरंभ में अकबर अजमेर पहुंचा और मान सिंह को 5000 की एक सेना लेकर महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की दायित्व सौंपा। महाराणा प्रताप की तत्कालीन राजधानी कुंभलगढ़ तक जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाली तंग घाटी में, जो कि हल्दी घाटी के नाम से जानी जाती थी, दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ। ठीक है, मुगलों ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि राज्यों में जो मेवाड़ के अधीन और उसके मित्र थे जिन्होंने राजा का समर्थन दिया, अत्यधिक विनाश किया था। तो मुगलों ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि राज्यों में जो मेवाड़ के अधीन और उसके मित्र थे जिन्होंने महाराणा प्रताप का समर्थन किया था, उसका अत्यधिक विनाश किया था। ठीक है, अकबर ने इन राज्यों को जीतकर इनके साथ अलग से संधियां की, जिससे राणा प्रताप और भी अकेला पड़ गया। मुगलों ने कुंभलगढ़ और जयपुर दोनों पर अधिकार कर लिया था। तो अकबर ने इन राज्यों को जीतकर इनके साथ अलग से संधियां की, जिससे राणा प्रताप और भी अकेला पड़ गया। मुगलों ने कुंभलगढ़ और उदयपुर दोनों पर अधिकार कर लिया था। 1585 ईस्वी में अकबर ने उत्तर पश्चिम की भयानक परिस्थितियों पर निगरानी रखने के लिए पंजाब में डेरा डाल दिया था। तो 1585 ईस्वी में अकबर ने उत्तर पश्चिम की भयानक परिस्थितियों पर निगरानी रखने के लिए पंजाब में डेरा डाल दिया था। अगले 12 वर्षों तक वह वहीं रहा और राणा प्रताप के विरुद्ध कोई मुगल सेना नहीं भेजी गई। राणा प्रताप ने अपने अनेक प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। जिसमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे। तो राणा प्रताप ने अपने अनेक प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया, जिनमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे। ठीक है, इस काल में राणा प्रताप ने आधुनिक डूंगरपुर के निकट चावड़ में एक नई राजधानी बसाई। 1597 ईस्वी में मात्र 51 वर्ष की आयु में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस काल में राणा प्रताप ने आधुनिक डूंगरपुर के निकट चावड़ में एक नई राजधानी बसाई।
और 1597 ईस्वी में मात्र 51 वर्ष की आयु में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। ठीक है। अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य और राजपूत दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। राजपूतों से मित्रता के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य को भारत के सबसे दुर्धर्ष योद्धाओं की सेवा प्राप्त हुई। साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और उनका विस्तार करने में राजपूतों की अविचल निष्ठा का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। एकीकरण की ओर तो अकबर ने जो प्रारंभिक सुधार किए उनमें से एक यह था कि उसने मुस्लिम राज में गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया नामक व्यक्तिगत कर को समाप्त कर दिया। तो एकीकरण की ओर तो अकबर ने जो प्रारंभिक सुधार किए उनमें से एक यह था कि उसने मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया नामक व्यक्तिगत कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है। अकबर ने प्रयाग, बनारस आदि पवित्र स्थलों पर जाने वाले लोगों पर लगाए जाने वाले तीर्थ कर समाप्त कर दिए थे और इसके अतिरिक्त अकबर ने सुयोग हिंदुओं को सरदारों के वर्ग में स्थान देकर साम्राज्य के उदार सिद्धांतों को सुदृढ़ किया। आरंभ से ही अकबर की धर्म और दर्शन में गहरी रुचि थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बड़ा कक्ष बनवाया, जिसे इबादत खाना प्रार्थना कक्ष कहा जाता था। इबादत खाने में वह धर्मतज्ञों, रहस्यवादियों और अपने दरबार के जाने माने विद्वानों और बौद्धिक जनों की गोष्ठियां आयोजित करता था। अकबर ने इबादत खाने के द्वार सभी के लिए खोल दिए। इबादत खाना न केवल ईसाइयों, जरूस्त्रियों, हिंदुओं और जैनों के लिए बल्कि नास्तिकों के लिए भी खुला हुआ था। ठीक है। इबादत खाने में वह धर्मतज्ञों, रहस्यवादियों और अपने दरबार के जाने माने विद्वानों और बौद्धिक जनों की गोष्ठियां आयोजित करता था। अकबर ने इबादत खाने के द्वार सभी के लिए खोल दिए। इबादत खाने न केवल ईसाइयों, जरूस्त्रियों, हिंदुओं और जैनों के लिए बल्कि नास्तिकों के लिए भी खुला था। 1579 से 1580 में पूर्व में एक विद्रोह बड़ा टूटा। काजियों ने कई फतवे जारी किए पर जारी कर अकबर को काफी विधर्मी करार दिया। तो 1579-80 में पूर्व में एक विद्रोह बड़ा टूटा। काजियों ने कई फतवे जारी कर अकबर को काफी विधर्मी करार दिया था। मौलवियों के मुकाबले अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए अकबर ने एक मजहर यह घोषणा जारी की। तो मौलवियों के मुकाबले अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए अकबर ने एक महजर और यह घोषणा जारी किया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने में बहसों का सिलसिला बंद कर दिया और इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि अकबर ने किसी नए धर्म की घोषणा की थी। इसके लिए अबुल फजल और बदायूनी ने तौहीद इलाही शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है ईश्वरवाद, और इसके साथ दीन अर्थात धर्म शब्द 80 साल बाद जोड़ा गया। तौहीद इलाही वास्तव में सूफी मत जैसा एक पंथ था। अधिकांश इसके सदस्य बन गए। दीक्षा का दिन रविवार होता था। तो अबुल फजल और बदायूनी ने तौहीद इलाही शब्द का प्रयोग किया है अकबर के नए धर्म के लिए। ठीक है। जिसका अर्थ है ईश्वरवाद, इसके साथ दीन अर्थात धर्म शब्द 80 साल बाद जोड़ा गया। तौहीद इलाही वास्तव में सूफी मत जैसा एक पंथ था और अधिकांश इसके सदस्य बन गए। दीक्षा का दिन रविवार होता था। नव दीक्षित व्यक्ति अपना सिर सम्राट के चरणों में रख देता था। वह उसे प्यार से उठाकर उसे एक मंत्र देता था, जिसे सूफियों की भाषा में शासक कहा जाता था। इसमें अकबर का प्रिय सिद्धांत यह शुद्ध अल्लाह अकबर या अल्लाह महान है शामिल था। तो नव दीक्षित व्यक्ति अपना सिर सम्राट के चरणों में रख देता था। वह उसे प्यार से उठाकर उसे एक मंत्र देता था, जिसे सूफियों की भाषा में शासक कहा जाता था, और इसमें अकबर का प्रिय सिद्धांत या सूत्र अल्लाह अकबर या अल्लाह महान शामिल था। बदायूनी कहता है कि सदस्यों की निष्ठा की 4 अवस्थाएं हुआ करती थी। जब बदायूनी कहता है कि सदस्यों की निष्ठा 4 अवस्थाएं हुआ करती थी: संपत्ति की अर्पण, जीवन का अर्पण, सम्मान का अर्पण और धर्म का अर्पण। जब बदायूनी कहता है कि सदस्यों की निष्ठा की 4 अवस्थाएं हुआ करती थी, तो सबसे पहले संपत्ति का अर्पण, जीवन का अर्पण, सम्मान का अर्पण और अपना धर्म का अर्पण। अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सुलह कुल या शांति तथा मेलजोल पर और तरीकों से भी दबाव देने का प्रयास किया। तो अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सुलह कुल या शांति तथा मेलजोल पर और तरीकों से भी जवाब देने का प्रयास किया। उसने संस्कृत, अरबी, ग्रीक आदि की कृतियों का फारसी में अनुवाद करवाने के लिए एक विशाल अनुवाद विभाग स्थापित किया था। तो अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सुलह कुल या शांति तथा मेलजोल पर और तरीकों से भी जवाब देने का प्रयास किया। उसने संस्कृत, अरबी, ग्रीक आदि की कृतियों का फारसी में अनुवाद करवाने के लिए एक विशाल अनुवाद विभाग स्थापित किया था। ठीक है।
सबसे पहले सिंहासन बत्तीसी अथर्ववेद और बाइबल की अनुवाद आरंभ किया गया। तो सबसे पहले सिंहासन बत्तीसी अथर्ववेद और बाइबल की अनुवाद आरंभ किया गया। उसके बाद महाभारत, रामायण और गीता का अनुवाद आरंभ करवाया गया। तो सबसे पहले सिंहासन बत्तीसी अथर्ववेद और बाइबल का अनुवाद आरंभ किया गया और इसके बाद महाभारत, रामायण और गीता का अनुवाद आरंभ करवाया गया। ठीक है। पंचतंत्र और भूगोल से संबंधित कई रचनाओं का अनुवाद किया गया। शायद इस सबसे पहली बार पुराण का अनुवाद किया गया। तो पंचतंत्र और भूगोल से संबंधित कई रचनाओं का अनुवाद किया गया और शायद सबसे पहली बार पुराण का अनुवाद किया गया। अकबर ने कई सामाजिक और शैक्षणिक सुधार किए और उसने सती प्रथा समाप्त कर दी। अकबर ने कई जो है सामाजिक और शैक्षणिक सुधार किए, उसने सती प्रथा समाप्त कर दी। विधवा विवाह को कानूनी समर्थन दिया। विवाह की उम्र बढ़ाकर लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष कर दी गई। ठीक है। अकबर ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित किया। उसने नैतिक शिक्षा, गणित, कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, शासन के लिए नियम, तर्कशास्त्र और इतिहास आदि जैसे धर्मांतर विषयों की शिक्षा पर बल दिया। उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों और संगीतज्ञों को प्रसिद्ध दिया। उसका दरबार नवरत्न कहे जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है। इस प्रकार आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।